बेटा आई गेस तो आप लोगों को स्क्रीन दिखाई दे रही है, अगर किसी को ना दिख रही हो तो मुझे बता दीजिएगा। चलें, अब हम लोगों ने ये पहला सवाल तो अटेम्प्ट कर लिया था, एक और सवाल देखते हैं। और अच्छा, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे एडिशनल बता दूं, वो ये कि देखो, एक इफ के अंदर ना देन वाला पार्ट होना कंपलसरी है। इफ के अंदर देन वाला पार्ट होना कंपलसरी है, लेकिन इफ के अंदर एल्स वाला पार्ट होना कंपलसरी नहीं है। ठीक है, तो कभी ऐसा हो सकता है कि आपके पास इफ के अंदर एक देन वाला पार्ट तो है, बट एल्स वाला पार्ट नहीं है। तो एल्स वाला पार्ट वैकेंट होना इट्स ओके, लेकिन देन वाला पार्ट वैकेंट होना दैट्स नॉट ओके। ये हो ही नहीं सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा ये पॉसिबिलिटीज में से नहीं है। अब ये एक्सरसाइज वन जो मैंने यहाँ पे की है, ये देखो। हम लोगों ने एक सवाल किया कि भाई एंटर रिजल्ट एज फेल और पास। बच्चा अपना रिजल्ट एंटर करेगा कि वो फेल हुआ है या पास हुआ है, और उसके ऊपर हमारा प्रोग्राम इसको एक कॉम्प्लीमेंट देगा। यानी कि या तो वो कहेगा पास होने पे कि भाई आपने बहुत अच्छा काम किया तो गुड वर्क, और अगर आप फेल हो गए तो वो कहेगा कि बेटर लक नेक्स्ट टाइम। यानी कि पता ही है हमें ये चला कि हमने फेल या पास एंटर करना है। प्रोग्राम ने हमें उस पर डिपेंड करते हुए बताना है कि भाई आपने गुड वर्क किया या आपको बेटर लक नेक्स्ट टाइम शो करवाना पड़ेगा। अब समझो इस बात को। ये बताओ, सबसे पहले मुझे कोई एक बच्चा ये बताए कि अगर मुझे एज अ इनपुट ही फेल या पास इनपुट चाहिए, मतलब यूजर इनपुट कर रहा है पास या फेल, लेट सपोज, मुझे बताओ ये किस डेटा टाइप में सपोर्टेड होगा। हाँ भाई, कौन स्ट्रिंग। बता रहा है स्ट्रिंग के अंदर, लेकिन क्यों? स्ट्रिंग के अंदर क्यों होगा? Because you are writing fail or pass. These are हाँ। the words. हम्म हम्म। तो भाई कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स अगर कहीं पे हमें चाहिए ना, तो वी नीड टू डिक्लेयर द वेरिएबल एज ए स्ट्रिंग डेटा टाइप। सही है। तो हमने उसके लिए क्या किया, हमने ना एक वेरिएबल ले लिया जिसका नाम हमने रखा रिजल्ट। और रिजल्ट में एक्सपेक्टेड ये है कि यूजर अपना रिजल्ट एंटर करेगा, और उसकी डेटा टाइप हमने रखी स्ट्रिंग, विच बेसिकली मीन्स कि हमने भाई उससे जाहिर सी बात है कि पूरा कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स हमें चाहिए। हमने आउटपुट का फंक्शन यूज करते हुए एक प्रॉम्प्ट को डिस्प्ले करवाया। हमने कहा एंटर रिजल्ट एज फेल और पास, और इनपुट ले लिया हमने रिजल्ट के अंदर। नाउ आफ्टर दिस लाइन द वेरिएबल रिजल्ट इज डेफिनेटली होल्डिंग अ वैल्यू एज पास और फेल। अब हमने कंडीशन बनाई, हमने कहा इफ रिजल्ट की वैल्यू इक्वल्स है पास के। यहाँ पे एक फुल स्टॉप लेके एक बात करते हैं। अभी आप लोग एक सवाल कर सकते हैं कि सर आपने उस दिन कहा था कि असाइनमेंट ऑपरेटर जो है ना सूडो कोड के अंदर, वो बैक एरो होता है। यानी कि अगर मैं कहूँ कि x की वैल्यू है 5, तो x इज इक्वल टू 5 मैथ्स में लिखूंगा, लेकिन सूडो कोड के अंदर मैं लिखूंगा x बैक एरो 5। दोनों की बात सेम होगी। यहाँ पे आपने इक्वल्स टू यूज किया है। क्या ये गलत है या सही है? तो भाई ये सही यूज किया है। क्यों? व्हेन वी आर गोइंग टू कंपेयर टू वैल्यूज, अगर हम दो वैल्यूज को कंपेयर कर रहे हैं सूडो कोड के अंदर कि भाई ये वेरिएबल की वैल्यू इक्वल है इस वैल्यू के या नहीं है, सो वी आर बेसिकली कंपेयरिंग टू वैल्यूज, तो हम सिंगल इक्वल्स टू ही यूज करेंगे सूडो कोड के अंदर भी। सही है। कि जैसे अब हम ये नहीं कह रहे कि रिजल्ट को पास की वैल्यू अलॉट कर दो, ये नहीं कह रहे। हम ये चेक कर रहे हैं कि जो यूजर ने रिजल्ट के अंदर इनपुट किया है क्या वो इक्वल्स है पास के या नहीं है। इट्स ओके। तो वहां पे हम लोगों ने इक्वल्स टू ही यूज करना है व्हेन वी आर कंपेयरिंग टू वैल्यूज। हाँ, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर असाइनमेंट ऑपरेटर जो होता है ना, वो सिंगल इक्वल्स टू होता है। और अगर हमें कंपेयर करनी होती है ना दो वैल्यूज, तो मोस्टली लैंग्वेजेस के अंदर क्या होता है, हमने डबल इक्वल्स टू यूज करना। चाहे पाइथन सी प्लस प्लस की बात कर लें या किसी और की बात कर लें, तो हम लोग डबल इक्वल्स टू यूज करते हैं कंपेयर करने के लिए, और असाइन करने के लिए वैल्यू को हम सिंगल इक्वल्स टू ही यूज करते हैं। लेकिन सूडो कोड के अंदर हम लोग असाइन करने के लिए बैक एरो यूज करेंगे,
और कंपेयर करने के लिए हम लोग सिंगल इक्वल्स टू यूज करेंगे। बस ये बताना चाह रहा था। अब इसमें पहली कंडीशन हमने बनाई, हमने कहा इफ रिजल्ट इज इक्वल्स टू पास, अगर ऐसा है और ये ट्रू हो जाती है तो देन वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, यस। और देन वाले पार्ट का सब पार्ट क्या है कि भाई वो स्क्रीन पे डिस्प्ले करा देगा गुड वर्क। ओके। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है, अब देखो यहाँ पे ना टेक्निकलिटी ये है कि आपने ये नहीं करना कि भाई इफ रिजल्ट इज इक्वल्स टू पास ये बनाई कंडीशन और फिर रिजल्ट इज इक्वल्स टू फेल ये भी कंडीशन बनाई, तो भाई डेफिनेटली देखो ये एक प्रोफेशनल अप्रोच नहीं कहलाएगी। क्यों? कि जब आपके पास सिर्फ दो ही प्रोबेबिलिटीज होती है ना, तो आप किसी एक को चेक करते हो और एक अगर सही होती है या गलत होती है तो दूसरी खुद ही उसके हिसाब से सेट हो जाती है। अगर पहली सही होगी तो उसका मतलब है कि दूसरी गलत है, और अगर पहली गलत होगी तो उसका मतलब है कि दूसरी सही है। तो जब आपने सिर्फ दो प्रोबेबिलिटीज के लिए कंडीशन बनानी है ना, तो एक ही कंडीशन बनाएंगे और वही कंडीशन ट्रू और फॉल्स होने पे दो प्रोबेबिलिटीज आपकी काउंट हो रही होंगी। जैसे मिसाल के तौर पे अगर रिजल्ट की वैल्यू इक्वल है पास के ना, तो अगर ये ट्रू है तो इसका मतलब है कि देन वाला एग्जीक्यूट होगा। और अगर ये ट्रू नहीं है तो इसका डेफिनेट मतलब है कि यूजर ने फेल ही इनपुट किया है, उसको चेक करने की नीड नहीं है, फेल ही इनपुट किया है, यस। तो फिर अगर ऐसी कंडीशन फॉल्स है तो देन वाला पार्ट हम इग्नोर करेंगे और वो सीधा पहुंचेगा एल्स वाले पार्ट को एग्जीक्यूट करेगा और स्क्रीन पे डिस्प्ले करा देगा बेटर लक नेक्स्ट टाइम। और उसके बाद हमने उसको वैसे ही एंड इफ कर दिया जैसे हमने प्रीवियसली आपको एग्जांपल्स दी थी कि भाई इस तरह से हमने इसको एंड इफ करना होगा। इंडेंटेशन का ख्याल लाजमी रखना है। अब जितने भी हमारे पास आगे स्टेटमेंट्स आने वाले हैं, नेम इट इफ देन एल्स, नेम इट केस ऑफ, नेम इट एनी लूप, हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे जो भी पढ़ रहे हैं उसके अंदर भाई इंडेंटेशन का ख्याल बहुत करना। क्यों? क्योंकि ये सूडो कोड के रूल्स में से है। सो इफ यू आर गोइंग टू ब्रेक द रूल यू आर गोइंग टू डिडक्ट योर मार्क्स डेफिनेटली। तो पता ये चला कि भाई एक तो हमने किन किन चीजों का ख्याल रखा। देखो रूल नंबर 1 का ख्याल रखा हमने कि थ्रू आउट हमने जितने भी कीवर्ड्स यूज किए हैं उनको हमने एक नॉन प्रोपोर्शनल फॉन्ट में यूज किया। जितने कीवर्ड्स यूज किए हैं सबको हमने अपर केस में लिखा है। और जितनी हमने कंडीशनल स्टेटमेंट यूज किए हैं उनके सिलेक्टेड स्टेटमेंट को हमने दो इंडेंटेशन के साथ रखा है। ये आपने एग्जाम में यही करना है बेटा। एक भी रूल को तोड़ोगे नंबर कटेंगे। आगे चलते हैं। सवाल है कि write a program to input percentage from the user. If percentage is above 50 then display pass, otherwise fail. अब ये सवाल तुम लोग घर से कर लेना चाहो तो ठीक है। और वैसे तो ये बहुत ही बेसिक सवाल है, आई गेस तो कि आप कर ही लेंगे। तो ये होमवर्क ही काउंट कर लें अपना और घर से ये सवाल जो है ना कर लेना। अब आते हैं एक मुश्किल चीज पे, क्योंकि हमारे पास ना इसके 3 वेरिएंट्स या कभी कभी तो 4 वेरिएंट्स भी बन जाते हैं। एक मुश्किल चीज पे आते हैं, थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखो भाई, एक सेकेंड। ये बेल बज रही है ना बार बार, पता नहीं क्यों बज रही है। अच्छा मैसेज आ रहा है। ओके। देखो समटाइम्स इट हैपेंस के हमारे पास ना प्रोग्रामिंग के अंदर मल्टीपल कंडीशन हो सकती हैं। जैसे कि हमारे पास एक किसी भी रियल लाइफ में भी होती हैं मल्टीपल कंडीशन है ना। तो भाई हमारे पास प्रोग्रामिंग के अंदर भी मल्टीपल कंडीशंस होती हैं। और यहाँ पे मैंने एग्जांपल बड़ी अच्छी दी है। हमारे पास कुछ एक ग्रुप था बच्चों का, तो वो बहुत ही खाने पीने वाले बच्चे थे, तो हमने एग्जांपल भी उन्हीं के हिसाब से रख दी थी कि भाई खाने पीने की एग्जांपल रख दो। समटाइम्स एक चीज हो सकती है, मिसाल के तौर पे आपके पास एक अमाउंट है पैसों का ना। अब आपने उस अमाउंट को लिया और उस पर आपने कुछ कंडीशंस बनाई कि पहले ना ये चीज चेक करो। जैसे हमने यहाँ प्रोग्राम में कंडीशंस बनाई हुई हैं कि भाई पहले ये चेक करो कि अमाउंट कितना है। अमाउंट अगर 200 है तो बर्गर ले लो। अमाउंट अगर 200 से ज्यादा है तो कुछ और ले लो। अमाउंट अगर 300 से ज्यादा है तो ग्रोस खरीद लो। और अगर नहीं है, ये सारी चीजें फॉल्स हो रही हैं, तो वापस आ जाओ। ठीक है। अब देखो इसमें क्या है कि हमारे पास एक कंडीशन नहीं है, हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस हैं। और जितनी कंडीशंस होंगी पर कंडीशन हमारे पास दो प्रोबेबिलिटीज बनेंगी, राइट। चलो इस बात को भी अभी छोड़ दो, अभी ये समझो कि वी हैव मल्टीपल कंडीशंस हमारे पास रियल लाइफ में भी होती हैं। मिसाल के तौर पे हम लोगों के पास एक अमाउंट है, हमें एक गाड़ी परचेज करनी है, सही है।
सो यू कैन हैव मल्टीपल ऑप्शंस ना, कि अगर ये अमाउंट है तो मैं ये गाड़ी भी खरीद सकता हूँ, मैं ये गाड़ी भी खरीद सकता हूँ, मैं ये गाड़ी भी खरीद सकता हूँ। सो इसी तरह से प्रोग्रामिंग के अंदर भी अकॉर्डिंग टू द वैल्यू दैट हैज बीन इनपुटेड बाय द यूजर हमारे पास एक से ज्यादा कंडीशंस बन सकती हैं। ठीक है, अब उनको कैसे लेके चलना है मैं वो बता देता हूँ। अच्छा, अब आप पहले ये देखें कि मैंने ना एक ही सवाल को एक, दो, तीन लेआउट्स में करके दिखाया है। ये सेम सवाल है लेकिन तीन लेआउट्स में हुआ हुआ है। क्यों? क्योंकि जब पहले हमारे पास कैम्ब्रिज का सिलेबस अपडेट नहीं हुआ था तो हम फॉलो कर रहे थे ये वाला लेआउट। और ये वाला लेआउट क्यों फॉलो कर रहे थे? क्योंकि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से भी बहुत ही ज्यादा क्लोज था और ये बहुत ही सही था कि हम ये वाला लेआउट यूज करते और हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फिर यही वाला लेआउट को फॉलो कर रहे होते। फिर अगेन कैम्ब्रिज को कुछ हुआ, उन्होंने कहा कि नहीं 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 नहीं, अब आपने क्या करना है, आपने लेआउट ये वाला यूज करना है। ठीक है, ये वाला लेआउट अंडर द डिस्कशन था लेकिन इसको फॉलो नहीं किया गया। मैं आपको सारी चीजें बता देता हूँ अभी, अब समझें कि क्या करना है। देखो, जब हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस होती है ना, तो जैसे होता है ना कि हमारे पास एक देन वाला पार्ट अभी हमने डिस्कस किया था कि देन आता है, ठीक है, इफ के बाद देन आता है, उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि एल्स आता है और फिर एंड इफ आता है। तो ऐसा नहीं होता। फिर क्या होता है कि जब हमारे पास देन आता है ना, तो देन के बाद फिर हम सेकंड कंडीशन लगाते हैं कि अच्छा अगर ये कंडीशन पूरी नहीं हुई तो एक और कंडीशन है हमारे पास, वो चेक करो। वो कंडीशन जो है वो हमारे पास आती है एल्स इफ के अंदर। नाउ दिस इज अ न्यू कीवर्ड इन सूडो कोड कि भाई एल्स इफ, सही है, एल्स इफ। हमेशा याद रखो कि जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करेंगे ना, तो मोस्टली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है ना वो इस तरीके से काम कर रही होती हैं कि भाई हमारे पास एल्स इफ एक साथ लिखा हुआ होता है। सही है, एल्स इफ एक साथ लिखा हुआ होता है जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। लेकिन हम लोग सिलेबस अपडेट होने से पहले सूडो कोड में भी ऐसे ही लिख रहे थे, एल्स इफ एक साथ ही लिख रहे थे कि और सेम इंडेंटेशन पे ही होता है, क्योंकि ये भी जो कंडीशन है और ये भी जो कंडीशन है ये सेम वेटेज पे होती हैं, ये दोनों कंडीशंस। इसीलिए इनको एक ही इंडेंटेशन पे फॉलो किया जाता है। लेकिन ये सिलेबस अपडेट होने के बाद से जब चेंज हुआ तो उन्होंने कहा कि नहीं 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 नहीं, ये आप इंडेंटेड लिखेंगे और एल्स इफ लिखेंगे और ये मेन इफ के नीचे भी नहीं आएगा। अभी जब नेस्टेड स्टेटमेंट पढ़ाऊंगा ना तो उसमें और क्लियर करवा दूंगा। अब समझो, समझ लो। अच्छा, इस प्रोग्राम को हमने पूरा भी नहीं किया हुआ क्या? एक सेकंड, पूरा किया तो होगा मेरे ख्याल से। चलो खैर, पूरा नहीं किया हुआ लेकिन समझ लो कि हमारे पास एक प्रोग्राम है जिसके अंदर एक वेरिएबल है जिसका नाम है अमाउंट, और उसमें डेफिनेटली हम लोग यूजर से अमाउंट इनपुट ले रहे होंगे। चलो आओ ये प्रोग्राम कंप्लीट कर लेते हैं, डिक्लेयर करते हैं। डिक्लेयर किया हमने एक वेरिएबल जिसका नाम रखा अमाउंट, और उसकी डेटा टाइप हमने सेट की इंटीजर। उसके बाद हमने यूजर को प्रॉम्प्ट किया कि भाई क्या करो, एंटर अमाउंट, अमाउंट एंटर करो। ठीक है, और इसका मैंने इनपुट ले लिया अमाउंट नाम के वेरिएबल के अंदर। चल, एक लाइन ज्यादा हो गई है। अच्छा जी, यहाँ पे ले आते हैं ठीक है। चलो, यहाँ तक तो मुझे पता है कि तुम लोगों को कोई भी मसला नहीं होगा, जो अभी हमने डिक्लेयर किया और जो अभी हमने इनपुट तक ले लिया। अब हमने कंडीशन शुरू की इफ की, हमने कहा अगर अमाउंट की वैल्यू इज ग्रेटर देन 100। अब समझो, कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास ना एक ही कंडीशन के अंदर एक रेंज भी होती है। सही है, जैसे मैंने एग्जैक्टली यहाँ पे रेंज बताई हुई है कि 100 से लेके 199 तक, यानी हमारे पास एक कंडीशन है और उसी के अंदर दो चीजें हैं जो हमने फॉलो अप करनी है, यानी दो सिनेरियोज हो सकते हैं, दो प्रोबेबिलिटीज हो सकती हैं जो हमने फॉलो अप करनी है एक सिंगल कंडीशन के अंदर।
सही है। जैसे मिसाल के तौर पे मैं ये कहूँ कि मेरे पास 100 से ज्यादा पैसे हैं और 1000 से कम है, मतलब एक रेंज डिफाइन कर रहा हूं मैं कि मेरे पास इतनी वैल्यू होनी चाहिए, इतनी ज्यादा वैल्यू होनी चाहिए, इससे ज्यादा होनी चाहिए और इससे कम होनी चाहिए, जरूरी है। अगर जरूरी है तो वो एक कंडीशन का ही पार्ट है, वो दो अलग कंडीशंस नहीं है। ठीक है। तो क्या होता है कि हम एक ऑपरेटर यूज करते हैं जिसको वैसे हम कहते हैं बूलियन ऑपरेटर। और बूलियन ऑपरेटर हमारे पास ना तीन तरह के होते हैं, एक हमारे पास होता है एंड, एक हमारे पास होता है और एक हमारे पास होता है नॉट। नॉट तो खैर हम यूज ही नहीं करते, ये दो यूज करते हैं। इन दोनों की वर्किंग क्या होती है? एंड की वर्किंग ये होती है, और की बता देता हूँ कि बोथ प्रोबेबिलिटीज कह सकते हैं, अ, या बोथ साइड्स कह सकते हैं, मस्ट बी ट्रू। ये एंड की वर्किंग हो गई। और कहता है कि वन साइड मस्ट बी ट्रू टू। और ये हम चैप्टर नंबर 10 पे ना बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे कि असल में एंड एक ऑपरेटर है। ठीक है। लॉजिकल ऑपरेटर है। एंड को असल में एंड और नॉट जो है ना, ये गेट्स का पार्ट है और ये लॉजिकल ऑपरेटर्स कहलाते हैं। इनको बूलियन ऑपरेटर्स भी कहते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स भी कहते हैं। ये जो है ना वन और जीरो पे ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं। चैप्टर नंबर 10 में हम पढ़ लेंगे कि अगर एंड आ रहा है तो एंड का मतलब ये होगा, और आ रहा है तो और का मतलब ये होगा। लेकिन अभी के लिए बस इतना समझ लो कि अगर मैं एक कंडीशन के अंदर एंड को यूज करूंगा ना बेटा, तो एंड का मतलब होगा कि इस तरफ लिखी हुई बात भी ट्रू होगी और इस तरफ लिखी हुई बात भी ट्रू होगी। तो कलेक्टिवली एंड इन दोनों को चेक करेगा, और अगर ये दोनों चीजें ट्रू होंगी ना, तो वो जाके ये कंडीशन ओवरऑल ट्रू कहलाएगी। और अगर कोई भी एक साइड, या तो ये वाली या तो ये वाली, फॉल्स होती है, तो कलेक्टिवली इस पूरी कंडीशन को एंड का ऑपरेटर फॉल्स करार दे देगा। क्या ये वाली बात तुम लोगों को समझ में आई है या नहीं आई, पहले तो ये बता दो। जल्दी बोला करो भाई, फटाफट। हाँ बच्चों, क्या ये वाली बात समझ में आई है? यस सर, समझ में आता है। ओके। तो भाई एंड का ऑपरेटर हमने जहाँ पे भी यूज करना है, तो हम लोगों ने एज्यूम ये करना है कि इसके दो साइड्स पे जो भी चीजें, जो कंडीशंस दोनों साइड्स पे है ना, दोनों ट्रू होगी तो ये कलेक्टिवली पूरी कंडीशन को ट्रू करेगा, अदरवाइज एक भी गलत होगी तो पूरी कंडीशन को कलेक्टिवली गलत कर देगा। ठीक है। तो हमने ये कहा कि इफ अमाउंट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 100 एंड अमाउंट इज लेस देन इक्वल्स टू 199, या तो 100 है या 100 से बड़ा है, या तो 199 है या 199 से छोटा है। दैट्स हाउ वी राइट इट। देन आउटपुट गेट अ बर्गर। गेट अ बर्गर। ठीक है भाई। अब ये इस सवाल का ना कोई सेंस वेंस बन नहीं रहा है इस प्रोग्राम का, लेकिन बस समझ लो कि मल्टीपल कंडीशन समझाना चाहिए तो इस तरह समझा रहा हूं। अच्छा। उसके बाद जो सेकंड, बेटा ये माइक ऑफ कर लीजिएगा, उसके बाद जो सेकंड कंडीशन चाहिए थी ना मुझे, अब मैंने क्या करना होगा, जो एल्स है ना, एल्स के नीचे इंडेंटेड इफ लिखना होगा। दैट इज द न्यू मैथड। वरना हम ये वाला यूज कर रहे थे जो यहाँ पे मेंशन किया हुआ था, लेकिन अब मेथड ये है कि आपने देन के नीचे जैसे एल्स लिखते हैं वो लिखो, और एल्स के नीचे अगली कंडीशन का इफ लगा दो। दैट इज द न्यू मैथड। और उसके अंदर अब हमने कंडीशन ही बनाई कि अगर हमारे पास अमाउंट इक्वल है 200 के, चलो एक काम करते हैं ना, यहाँ पे हम लोग एक और चेंज कर लेते हैं। ये तो इक्वल्स टू का मतलब तो होता है कि एग्जैक्टली हमें यही चीज चाहिए। अगर इक्वल्स टू 200 लिखा हुआ है ना, तो वो एग्जैक्टली 200 मांगेगा, यानी 201 भी होगा ना तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। इसको हम ये करते हैं कि अमाउंट इज, बेटा स्क्रीन शो हो रही है ना आप लोगों को, कि अगर मैं बोलूं कि इफ अमाउंट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 200 और अमाउंट
इज लेस देन इक्वल्स टू 300, नहीं, लेस देन इक्वल्स टू 299, क्योंकि अगली कंडीशन 300 पे बेस कर रही है। अब आप देखो, अब जैसे ही इस कंडीशन पे आएगा ना, ये चेक करेगा कंडीशन को और ये कहेगा कि भाई, अरे भाई ये अनरिस्पॉन्सिव, हाँ, अच्छा, अब ये देखो ये क्या करेगा, ये चेक करेगा कि इफ अमाउंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 200 और अमाउंट इज लेस देन इक्वल टू 99। अब क्योंकि मैंने दूसरा ऑपरेटर यहाँ पे यूज करके दिखाया आप लोगों को, और का, तो और का ऑपरेटर क्या करता है कि अगर ईदर साइड, या तो ये वाली या तो ये वाली, कोई भी साइड ऑफ द कंडीशन गेट्स ट्रू, तो ये इस कलेक्टिवली कंडीशन को ट्रू कर देगा। और अगर इस कंडीशन में से कोई दोनों ही ट्रू नहीं हो पा रही, तो ये कलेक्टिवली कंडीशन को फॉल्स कर देगा। ठीक है, यानी मिसाल के तौर पे अगर ये अमाउंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 200 होता है ना, और ये फॉल्स हो जाता है, ये नहीं है, तो इस पे भी वो पूरी कंडीशन को ट्रू कर देगा। और अगर दोनों ट्रू हो जाते हैं तो भी कलेक्टिवली कंडीशन ट्रू हो जाएगी। लेकिन अगर दोनों ही फॉल्स हो जाते हैं तो फिर कलेक्टिवली कंडीशन क्या होगी, फॉल्स हो जाएगी। दिस इज द वर्किंग ऑफ और का ऑपरेटर। अब इसको देखो, इसका हमने देन पार्ट बनाया। अगर ये कोई भी एक चीज इसमें से ट्रू हो रही है तो देन पे आएगा, और ये कहेगा गेट अ क्रिस्पी बर्गर। दैट्स द सेकंड सेकंड थिंग कि भाई एक क्रिस्पी बर्गर को गेट कर लो। ओके, उसके बाद हमने एक और कंडीशन बनाना चाहिए। अब देखिए ये टोटली हमारे ऊपर डिपेंडेंट है कि हमें कितनी मल्टीपल कंडीशन अपने प्रोग्राम में चाहिए। हमने एक और कंडीशन बनाई, हमने कहा उस देन के नीचे लिखा एल्स, और एल्स के नीचे इंडेंटेड इफ लिखा। जब भी मैं वर्ड यूज करूंगा इंडेंटेड, सो यू गेट टू नो कि भाई इंडेंटेड का मतलब क्या है, कि दो स्पेसेस देनी है। ठीक है, अच्छा, अब क्या है कि भाई, अब देखो तीसरी एग्जांपल, वो सॉरी तीसरी कंडीशन हमारे पास आ गई कि अगर अमाउंट की वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 300, अगर हमारे पास अमाउंट की वैल्यू हो गई है 300 या 300 से ग्रेटर, तो क्या करो, फिर हम देन पे आए, देन को एग्जीक्यूट किया और कहा कि गेट अ क्वार्टर रोस्ट। सही है। अब अगर तो हम लोगों ने सारी कंडीशंस को लिख दिया है, सारी कंडीशंस को अगर हमने लिख दिया है और हमारी कोई भी कंडीशन मीट नहीं हो रही, तो जो लास्ट कंडीशन होगी ना, उसके अंदर हम एल्स वाले पार्ट में अपना एक एरर मैसेज जो देना होता है ना, नॉर्मली क्या होता है देखो, कि जब हमारे पास, जो हमने ऊपर डिस्कस किया था ना इफ एल्स का पहला वाला प्रोग्राम जिसमें हमने एज को डिस्कस किया था, तो मैं उसमें ये चीज ऐड कर दूं कि नॉर्मली क्या होता है कि जो एल्स वाला पार्ट होता है ना, इसमें हम कोई एरर मैसेज को शो करवाते हैं कि लाइक अगर कोई भी चीज नहीं हो सकी ना तो फिर ये कर लेना। मतलब होता है ना कि ये देख लेना, ये देख लेना, ये देख लेना, अगर ये भी ना हो सका तो भाई फिर कुछ नहीं करना। तो सम टाइम इट हैपन इन प्रोग्रामिंग कि जो एल्स पार्ट है वो मोस्ट ऑफ द टाइम होल्ड्स एन एरर मैसेज, और द लास्ट पॉसिबल थिंग कि जो हैपन हो सकती है भाई, वो एल्स वाले पार्ट में लिखी जाती है। तो अब ये समझ लो कि अगर तो अमाउंट की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 100 भी ना हो पाई, ग्रेटर देन इक्वल टू 200 भी नहीं हो सकी, ग्रेटर देन इक्वल टू 300 भी नहीं हो सकी, तो इसका मतलब है कि अब हमने जो कंडीशन दी थी वो सारी फॉल्स हो गई है ना। तो लास्टली क्या होना है, वो हमारे पास लास्ट एल्स के अंदर आएगा। और लास्ट एल्स के अंदर हम लोग ये देंगे, वो फिर एल्स इफ नहीं है, वो फिर कंडीशन नहीं है, वो आखिरी एल्स पार्ट है, और उसके अंदर हम लोगों ने क्या लिखा कि एल्स अगर है कुछ भी नहीं हो सका तो रिटर्न बैक। और अब ये भी याद रखना कि बेटा जितने तुमने इफ यूज किए होंगे उतने ही तुमने एंड इफ्स भी यूज करने होंगे। सही है, जितने इफ आएंगे उतने ही एंड इफ भी आएंगे। ये वाला सीन इस वाले लेआउट में नहीं था। जब हम ये वाली एक ही लाइन में एल्स इफ लिखते थे ना, तो हम उस इफ को एक दफा ही एंड इफ करते थे। और किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर भी हम सेम सिनेरियो फॉलो करते हैं कि एंड इफ, या तो मतलब जो भी उसका जो कंडीशन स्टेटमेंट का एंडिंग स्टेटमेंट होता है ना, वो सारी कंडीशंस के बाद एक दफा आता है। बट सूडो कोड के अंदर अकॉर्डिंग टू द न्यू सिलेबस हमने क्या करना है कि जितने इफ हैं उसके नीचे एंड इफ उसका आएगा। ये देखो पहले इफ, अब ये लास्ट इफ का एंड इफ यहाँ पे आ गया, फिर ये वाला इफ था इसका एंड इफ हमारे पास यहाँ पे आ गया,
फिर ये वाला इफ था, इसका एंड इफ हमारे पास यहाँ पे आ गया। इस चीज का बहुत ख्याल करना है कि जिस इफ का एंड इफ लिख रहे हो ना, उसका एंड इफ बिल्कुल उस इफ के साथ अलाइन होना जरूरी है, सेम इंडेंटेशन पे होना जरूरी है, वरना तुम्हारा काम नहीं बनेगा। दिस इज इट। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग मल्टीपल कंडीशंस जो है ना, उनको हम लोग फॉलो करते हैं। मल्टीपल कंडीशंस, इफ के अंदर ये तीन लेआउट्स थे। एक तो ये वाला था, इसमें बहुत ही एरर्स थे भाई, इसलिए मैंने बताना भी नहीं, सही समझा के छोड़ दो इसको। और ये वाला परफेक्ट है सूडो कोड के हिसाब से, और ये वाला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हिसाब से बिल्कुल सही है। अब देखो नेस्टेड स्टेटमेंट का जो कॉन्सेप्ट है ना, उससे पहले मैं चाहता हूं कि कुछ एग्जाम्पलरी क्वेश्चंस जो हैं वो आप लोग घर पे अटेम्प्ट करें और कोशिश करें कि अगर तो हमारे पास कोई सिलेबस से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड कोई सवाल आता है ना, तो वो हमने कैसे उसको ऑप्ट करना है, कैसे उसको सॉल्व करना है। तो पहले आप लोग वो करेंगे, और फिर अगली क्लास में हम लोग जो है ना नेस्टेड कंडीशंस भी पढ़ेंगे, और आगे फिर हम लोग चॉइस यानी कि केस ऑफ का स्टेटमेंट भी पढ़ेंगे साथ में, और फिर हम कुछ सवाल भी करेंगे। तो आई गेस सो कि अभी की जो क्लास है हमारी, उसको हम लोग अपना थोड़ा सा एंडिंग टाइम पे लेके जाते हैं। अगर किसी को कोई भी सवाल पूछना है इसमें से जो अभी तक हमने बात की है, तो भाई आप लोग सवाल पूछ लें, पहले मैं वो ले लेता हूँ, और उसके बाद फिर हम अपनी क्लास को खत्म करते हैं। जी। कोई सवाल है किसी का तो बेटा पूछो। ठीक है जी। तो चले, इसका मतलब है कि आप लोगों के पास कोई सवाल नहीं है। तो आप लोगों को जो होमवर्क मिलेगा वो आपको अभी ग्रुप पे मिल जाएगा। उन सवालात को आपने सॉल्व करना होगा, और अगली क्लास में हम पहले उन सवालात को डिस्कस करेंगे, क्योंकि देखो हम लोग बहुत फास्ट पेस में जाएंगे जरूर, लेकिन जरूरी ये है कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर भी हो। ऐसा ना हो कि हमने सब कुछ कर लिया लेकिन हमें आता कुछ भी नहीं है, तो वो कोई एक बिल्कुल ही बेकार बात है। सो ठीक है जी। इंशाल्लाह अब हमारी क्लास ट्यूसडे को होगी, और P1 की जो आपकी क्लास है वो मिस सिद्रा आपसे कोऑर्डिनेट कर लेंगी ग्रुप के ऊपर, और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ठीक है, इसकी रिकॉर्डिंग आपको बहुत जल्दी यानी कि आज या कल तक आपको मिल जाएगी, पहले ही शेयर कर दूंगा। ठीक है जी, फिर अभी की क्लास हम लोग खत्म कर रहे हैं। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, आप लोग जा सकते हैं। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।